मैं उनिशा, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। दर्शकों, प्रेस वार्ता आज हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, तमाम बड़ी अपडेट, साथ ही साथ ऐसी कौन सी खबरें हैं जो लगातार सुर्खियों में है। लोकसभा चुनावों से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी हैं, हमारे साथ एडिटर सूरज जी हैं और साथ ही साथ हमारे साथ ज्ञानेश उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं और तमाम जानकारी आज हम लेंगे और सीधे चलते हैं एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी के पास। और आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्या अहम और बड़ी खबर है जो लगातार सुर्खियों में है, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, दो मुख्य खबर तो और मैं ले जाना चाहूंगा। एक देश से जुड़ी हुई खबर है कि देश में जो राशन दुकानों को अब स्मार्ट पोषण केंद्र में बदलने की तैयारी सरकार कर रही है। योजना में फिलहाल 100 जिलों से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसमें अधिकतर लोग, जैसे हम लोग पहले से सुनते थे कि गरीबों के लिए जो राशन की दुकानों से राशन मिलता है, उसमें काफी बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार किया जाता रहा। कई बार ये सुनने में, देखने में आए हैं और कई बार हम लोग जैसे जो पढ़ते हैं अखबारों में, उसी का उल्लेख आज भी मीडिया में है जी। कि राशन कार्ड में अंगूठा लगा के या गिरवी रखकर कुछ पैसा दे के गरीबों को संतुष्ट किया जाता है और उनके जो हिस्से का राशन है वो कालाबाजारी की जाती है। तो वो उस चीज से बचने के लिए राशन दुकानों को स्मार्ट पोषण केंद्र में बदलने की तैयारी की सब कुछ ऑनलाइन होगा। मतलब यही है कि जिस दिन राशन को प्राप्त करेगा वो व्यक्ति, उस दिन उनका अंगूठा से लेके सारी चीजें रिकॉर्ड में होगा। तो इससे जो राशन के जो दुकान चलाने वाला है वो व्यक्ति भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा, उसके राशन पर कोई डाका नहीं डाल पाएगा। इसी को चलते ही यह बहुत अच्छा और बहुत बड़ा लाभान्वित करने वाला योजना है ये। तो मुझे लगता है कि ये भी एक मील का पत्थर साबित हो सकता है भारत के जो गरीब है उसको मिटाने के लिए। इसी से संबंधित एक आज सभी अखबारों में प्रमुखता से एक खबर प्रकाशित किया गया है कि राहुल गांधी ने ये कहा कि हम गरीबी हटाने के लिए काम करते आए हैं और भाजपा गरीबी मिटाने के लिए काम कर रहे हैं। उसके जवाब में प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हमने लाखों जो लोग हैं उनको हमने गरीबी से बाहर निकाला है और उसका आंकड़ा देते हुए कहा कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, जो रिकॉर्डेड है। और राहुल गांधी उसके आगे जाके ये कहते हैं कि एक झटके में गरीबी को देश से मिटाने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो योजना है, इस योजना से गरीबों पर असर पड़ने वाला है, क्योंकि राशन योजना सदैव गरीबों के लिए रहा है। 3 प्रकार के जो कार्ड है, राशन कार्ड है, उसको भी अपडेट किया जा रहा है, उसको भी ऑनलाइन किया जा रहा है। तो राहुल गांधी के इस बातों से मुझे लगता नहीं है कि आम जनता सहमत हो पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के राज में और आजादी के बाद से शुरू से ही एक नारा दिया जाता था कि हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन वो गरीबी आज तक नहीं हटा पाए हैं। आज भी करोड़ों लोग गरीब की स्थिति में है और 2 वक्त की रोटी के लिए आज भी मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो लगता है कि ये जो गरीबी हटाने का और गरीबी मिटाने की जो लड़ाई है दोनों के बीच में, पक्ष और विपक्ष की, ये और लंबी होने वाली है। इस बीच ये योजना मील का पत्थर साबित होगा। दूसरा एक और खबर ये है कि इमरान खान ने एक पाकिस्तान को लेके बड़ा बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि मैं भले ही जेल में हूँ, लेकिन मेरी पार्टी की ओर से जो नेता है, जो कार्यकर्ता है और जो उनके सोर्सेस है, वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान एक बार और 2 टुकड़ा होने की स्थिति में है। पहली बार पाकिस्तान का 2 टुकड़ा तब हुआ जब बांग्लादेश बना था और आज फिर से जो है कम से कम 2 टुकड़े पाकिस्तान के होने की स्थिति में है और बहुत जल्द जो है ये पाकिस्तान 2 टुकड़े में हो जाएंगे। और ये भी आगे कहा कि हो सकता है कि 2 नहीं, इसके 3 टुकड़े हो।
तो ये स्टेटमेंट को भी लेकर आज जो मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है और मीडिया में प्रकाशित किया गया है, तो अति शीघ्र हो सकता है पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर है। बिल्कुल जी। जी बिल्कुल, और हम सीधे चलेंगे आचार्य जी के पास और आज की तमाम राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कौन सी खबरें जो लगातार सुर्खियों में हैं और प्रमुखता से आज अखबारों की हेडलाइंस बनी हुई हैं, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए निशा, इस समय पहले चरण के चुनाव में पहले चरण के मतदान के लिए कुछ ही समय शेष बचा है और ऐसी स्थिति में जो तमाम सीटें, चाहे हम बात करें देश की जिन्हें 102 सीटों पर चुनाव होना है और पहले चरण में मतदान होना है, उन सीटों पर सभी राजनीतिक दल अपना पूरा जोर आजमाइश कर रहे हैं। उसी क्रम में कल केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो दौरा रहा है, जहां 2 लोकसभा सीटों पर सभाएं और रैली जनसभाएं की हैं अमित शाह ने, वहीं 2 सीटों को साधने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा। और वहां उन्होंने अपनी सभाओं में ये कहा जा सकता है, यदि मैं ये इन शब्दों का प्रयोग करूं कि दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने विपक्ष को और कांग्रेस को पानी पी कर कोसा है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने निशाने पर लिया है कांग्रेस को, चाहे भ्रष्टाचार के मामले की बात हो या यहाँ तक कि राजनाथ सिंह ने तो ये कह दिया कल, ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि दरअसल इन खबरों को प्रमुखता से स्थान दिया गया है। राजनाथ सिंह के जो वक्तव्य रहे हैं कि कांग्रेस जंग लगा लोहा है और भारतीय जनता पार्टी 24 कैरेट प्योर गोल्ड है, तो इस बात को भी प्रमुखता से इन खबरों को स्थान दिया गया है। और साथ ही जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल कहा है जी। अपनी सभा के दौरान, उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचारी और चोर जितने भी हैं वो सब जेल के अंदर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी क्रम में लगे हुए कि कोई भी भ्रष्टाचारी बाहर नहीं रहेगा और जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है, जो चोरी की है, एक एक पाई जनता के पैसे की उनको चुकानी पड़ेगी। तो इन दोनों केंद्रीय मंत्रियों के दौरे की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। साथ ही एक और खबर है जहां हम देख रहे हैं कि जो प्रत्याशी होते हैं वो नामांकन के समय अपनी समस्त जानकारी भेजते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि देश में पहले चरण के जो चुनाव के लिए नामांकन दाखिल हुए हैं, हालांकि दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और तीसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी आज से शुरू है। तो इन अभी तक जो नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं और अपनी चल संपत्ति की जो जानकारी दी गई, तो मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के नकुल नाथ, वो अब तक जितने भी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं उन प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा अमीर प्रत्याशी हैं नकुल नाथ और उन्होंने अपनी चल अचल संपत्ति का जो ब्यौरा दिया है उसके अनुसार वो सर्वाधिक है। दूसरी बात बताना चाहूंगा कि जिस तरह से राहुल गांधी का जो बयान है, राहुल गांधी के बयान पर हमारे एडिटर चीफ जय श्रीवास्तव जी ने जो विश्लेषण किया है कि क्योंकि इस बार जो चुनाव है, इस बार के चुनाव में जिन मुद्दों की हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर के मैदान में आएगी, भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर के मैदान में आएगी, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि वो देश में हो रहे भ्रष्टाचार पर नकेल कसने को लेकर के और राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अब जाकर के ये बात आई है कि वो गरीबी के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि एक बात बताना चाहूंगा मैं कि इससे पहले भी एक बार जैसा कि जय श्रीवास्तव जी ने भी कहा कि कांग्रेस पहले कभी नारा दे चुकी है इंदिरा गांधी के समय की गरीबी हटाओ, तो एक बार फिर राहुल गांधी अब उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। और जैसा कि उस समय जब इंदिरा गांधी ने नारा दिया था कि देश से गरीबी हटाने की बात कही थी कि गरीबी हटाएंगे, और उस समय कांग्रेस को अपार जन समर्थन मिला था और इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी। राहुल गांधी भी उसी पैटर्न पर और इसी मंशा से हैं कि हो सकता है इस नारे के साथ में या इस तरह की बातें करने से एक बार फिर जनता का मन बदले और कांग्रेस के पक्ष में मतदान हो। हालांकि जिस तरह से सियासत की हवाएं चल रही हैं और जो सियासत का रुख जो देखा जा रहा है उसमें अभी मतदाता के मौन पर कोई टिप्पणी नहीं की जा रही, क्योंकि हम देख रहे हैं जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि कुछ ही समय शेष बचा है मतदान में पहले चरण के, और पहले चरण के मतदान में कुछ समय शेष होने के बावजूद भी मतदाता का जो मौन है वो अपने आप में बहुत सारी कहानियां कह रहा है। दूसरी तरफ मैं बताना चाहूंगा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान और जम्मू में रैली करने वाले हैं और राहुल गांधी तमिलनाडु में रैली करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ दक्षिण की जो टारगेट 129 है या ये 2 सीटों और अतिरिक्त मिलाकर के 131 सीटों का जो गणित है उस पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की नजर है। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण से इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहती है और अपनी सीटें बचाने के लिए राहुल गांधी तमिलनाडु में आज रैली करने वाले हैं। राजस्थान और जम्मू में प्रधानमंत्री जाएंगे। जिस तरह से कल रैली रही है उत्तराखंड में, जो रैली रही उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें और 5 पर अभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उन सीटों को और मजबूत करने के लिए, जीत का अंतर और बढ़ाने के लिए जिस तरह से कल
डमरू बजा करके उन्होंने नाद किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो उन खबरों को भी सभी समाचार पत्रों में, चैनल में स्थान दिया गया है। साथ ही यहाँ एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि जो एक विश्लेषण प्रकाशित किया गया है, एक विश्लेषण है कि पहले कभी ये हुआ करता था कि जो डाक मतपत्र होते थे, जो पोस्टल बैलेट होते थे, उनकी इतनी महत्व नहीं माना जाता था। लेकिन चूंकि जिन सीटों पर या जिन सीटों के परिणाम पर जीत और हार का अंतर बहुत कम हो जाता है, वहां पर ये पोस्टल बैलेट जो डाक मतपत्र है, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, इनका मान बढ़ जाता है। और साथ ही इनकी गिनती के आधार पर ही, हालांकि जैसा कि मतगणना प्रारंभ होती है तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होती है, उसके बाद में दूसरे मतों की गिनती होती है। लेकिन अब ये जो है डाक मत पत्र का महत्व इसलिए ज्यादा बढ़ गया है कि जीत और हार का अंतर यदि किसी चीज पर कम और बहुत कम मार्जिन से होता है, वहाँ डाक मत पत्रों का महत्व पड़ जाता है। जी निशा। जी बिल्कुल, और हम सीधे चलेंगे ज्ञानेश जी के पास। और आज तमाम उत्तर प्रदेश, लखनऊ की तमाम जो बड़ी खबरें हैं, उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल कैसा चल रहा है, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। निशा, सबसे पहले तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुवा ने बताया है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन जो 2024 के तृतीय चरण में 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आज अगर हम देखें तो निर्वाचन की अधिसूचना जारी होगी और इसके साथ ही इन निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। ये जो नामांकन का समय रहेगा वो 11 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा कहीं न कहीं। इस मैं बात करूंगा, जैसे हमारे माननीय संपादक महोदय सूरज पाठक सर ने बताया कि देखिए जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री हैं लगातार वो कह रहे हैं कि जो आप अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो जेल में जाने का काम करेंगे। लेकिन हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि यूपी में जो पहले चरण की 8 सीटों पर 2019 के मुकाबले अगर हम देखें तो 2024 में जो है वो आपराधिक व जो गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपी प्रत्याशियों की तादाद बढ़ी है। कहीं न कहीं निशा जो है पिछली बार 24 प्रत्याशी थे, लेकिन इस बार उनकी संख्या 28 हो गई। तो कहीं न कहीं पार्टियों को इन चीजों पर भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जो हमारे कैंडिडेट आ रहे हैं, जो प्रत्याशी आ रहे हैं, वो ज्यादा उनमें आपराधिक मामले ना हो। लेकिन पिछली बार देखिए 24 था और इस बार जो 28 पहुंच गई है। तो इस बार अगर हम देखें तो पहले चरण में 80 में से 28 उम्मीदवारों यानी कि 35% ने शपथ पत्र में अपने ऊपर आपराधिक मामलों की घोषणा की है। और उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने पहले चरण के 80 उम्मीदवारों के शपथ पत्र का विश्लेषण कर ये ब्यौरा कहीं न कहीं सार्वजनिक किया है। हम निशा अब अगली खबर पे आएंगे कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो लगातार कल बुधवार को मुजफ्फरनगर में मुख्तार अंसारी का नाम लिए बिना ही सपा और माफिया को संरक्षण देने वालों पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा यूपी में अब ऐसी व्यवस्था कर दी है हमने कि कोई माइका लाल आपका बाल बांका नहीं कर सकता। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि आप देख रहे होंगे कि दुर्दांत माफिया और अपराधियों की कैसी दुर्गति हो रही है। पहले इनके नाम से ही कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था, उनकी हालत अब हर व्यक्ति देख रहा है। एक ऐसा दुर्दांत माफिया ऐसा भी था जो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय निकलता था तो मुख्यमंत्री का काफिला हो या मुख्य न्यायाधीश का काफिला रुक जाता था। जब हमने उस माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है और उसे रगड़ कर कोर्ट के सामने पेश किया है तो उसकी पैंट गीली हो गई है। तो कहीं न कहीं जो चुनावी माहौल है निशा, इस तरीके से जो है चुनावों में भाषण दिए जा रहे हैं और अपनी अपनी बातों को रखा जा रहा है। अब हम बात करें कि लगातार जो है मायावती को लोग कहते थे कि मैदान में नहीं उतर रहे हैं। वहीं राजनीतिक गलियारों में पिछले कुछ समय से सवाल उठ रहे थे लगातार कि मायावती जो है मैदान में नहीं आ रही, चुनावी मैदान में नहीं आ रही। जबकि आपको बता दूं कि जो है मायावती ने चुनाव कैंपेन की शुरुआत अब कर दी है और उन्होंने जो है 11 अप्रैल को यानी कि आज महाराष्ट्र में आरएसएस के गढ़ नागपुर के इंदौर क्षेत्र स्थित जो बिजोन बाग मैदान में पहली चुनावी रैली कहीं न कहीं करेंगे, ये देखने को मिलेगा। लेकिन इस चुनाव लगातार चल रहे हैं, लोकसभा के शुरुआत हो चुकी है, उस पर लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैं बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर नेताओं में एक दूसरे का आरोप जो प्रत्यारोप जारी है। और इसी बीच कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने जनसभा में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस हिंदुस्तान की बात करती है, कांग्रेस हिंदू मुसलमान की बात करती है, आपके बीच में आकर भाजपा वाले नफरत बोना चाहते हैं और बार बार नारा लगा देते हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अरे भगवान को भी कोई लाता है क्या? भगवान देने वाला है तो तुम उसको लाने वाले कहाँ से हो गए? तो इस तरीके से कहीं न कहीं जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। अनिशा, हम अगली खबर की ओर जाएंगे जो उत्तर प्रदेश में
मंत्री ओपी राजभर हैं, उनकी मां का निधन हो गया और उन्होंने एक हॉस्पिटल पे आरोप लगाते हुए कहा है, उन्होंने कहा कि जो मेदांता हॉस्पिटल है, उन्होंने 4 दिन में 4 लाख रुपए का बिल बना दिया है, लेकिन मरीज को होश तक नहीं आया। जब बिल्कुल। हमारी माँ हॉस्पिटल के पहले गई थी तो वो बोल रही थी, लेकिन लेकिन वहां जाने के बाद में वो 4 दिन तक कुछ नहीं बोली और आखिर में ये दर्द जो है यूपी सरकार के जो कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का है। उन्होंने ये भी कहा है कि मेदांता वालों ने लूटने में उन्हें भी नहीं छोड़ा। फिर आम आदमी की क्या सलूक करते होंगे उनके साथ में, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो बिल्कुल कहीं ना जी। कहीं देखिए हॉस्पिटलों के ऊपर जो है इन मंत्रियों ने ऐसा बयान दिया है। निशा जी बिल्कुल, और हम सीधे चलेंगे एडिटर इन चीफ के पास, क्योंकि तमिलनाडु से खबर जो है कि तमिलनाडु में जीपे के पोस्टर्स लगाए गए हैं और इसमें पीएम की तस्वीर और क्यूआर कोड को भी लगाया गया है, जिस और स्कैन करने पर और एक वीडियो भी बीजेपी के साझा किया गया है जिसमें बीजेपी के भ्रष्टाचार का दावा किया गया है। इसको लेके और तमाम क्या जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, इस समय देश में चुनावी माहौल है और इस ऐसे माहौल में अधिकतर जो जगह पर है वो एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए या एक दूसरे का प्रचार करने में लोग लगे हुए हैं और पार्टियां कई प्रकार के जो है सोशल मीडिया का और जो हाईटेक जो व्यवस्था है उसको यूज कर रही है पार्टियां। तो इसी के चलते इस प्रकार के जो है हमें कई मामले देखने को मिल रहे हैं कि कहीं पर किसी के पोस्टर में गलत फोटो लग जाता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता का फोटो कांग्रेस के बैनर में लग जाता है और कई इस प्रकार के स्कैनिंग वाला जो मुद्दा है वो कि आप स्कैन करो और सीधे भ्रष्टाचार से जानकारी लो। इस प्रकार का जो है आज बहुत ज्यादा लोग भरोसा नहीं करते कि कौन किसके खिलाफ क्या बात कर रहे हैं, वो ज्यादा ध्यान लोग देते नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि इलेक्शन है, इलेक्शन के टाइम पे इस प्रकार के जो प्रोपेगेंडा है वो हमारे सामने अनेकों प्रोपेगेंडा सामने आते हैं। बिल्कुल। तो मैं इसके साथ साथ एक और सीट पर मैं बात करना चाहूंगा जो आज सबसे ज्यादा देश में सुर्खियां बटन रही है। वो खबर ये है कि ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद से माधवी लता चुनाव लड़ रही है। यदि इस समय कोई चर्चा का विषय है, किसी कैंडिडेट के विषय में सबसे ज्यादा बात की जा रही है वो है माधवी लता की। और ये कहा जाए मोदी बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े नेताओं का चुनावी मैदान में उतारने से उनको उम्मीदवार बनाना, लेकिन कहीं बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही है। केवल एक सीट पर सबसे ज्यादा यदि बात हो रही तो वो है हैदराबाद की सीट। बिल्कुल। जो माधवी लता है जिस प्रकार की जो भाषण दे रही है और जो उन्होंने कहा कि ये फूल नहीं है ये फायर है, मतलब ये है कि जिस प्रकार वो पिक्चर का जो है डायलॉग इस समय डिलीवर किया जा रहा है उससे लग रहा है कि इस बार ओवैसी मुसीबत में है। भले ही पिछले मर्तबा 3 लाख वोटों से ज्यादा वोटों से ओवैसी जीत गए थे, लेकिन इस बार जो उम्मीदवारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से हुई है वो बहुत ही स्ट्रांग माना जा रहा है और ऐसा मान रहे हैं कि ये जो महिला है ये पिछले 20 साल से वहां पर राजनीति कर रही है और इतना स्ट्रांग कैंडिडेट कभी भी ओवैसी के सामने नहीं दिया गया है। इसमें एक खूबी है कि ये कट्टर जो है हिंदूवादी नेत्री होने के साथ साथ जो है इन्होंने महिलाओं के लिए, विशेष करके मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है। मदरसे हो या 3 तलाक हो, इन सब चीजों को लेके बहुत लड़ाई वो सड़क पे आके लड़ी है। इसीलिए जो ओवैसी जिनका वोट बैंक ही मुसलमान है उस वोट बैंक में सेंध मारने में भी माधवी लता कामयाब हो रही है, क्योंकि उनकी जो रैली है उसमें बड़े पैमाने पे मुसलमानों का उसमें समावेश है। तो वहाँ ये देखा जा रहा है कि इस समय ओवैसी के रास्ता जो है आसान नहीं है और माधवी लता ने स्पीड ब्रेकर तो लगा ही दिया है। हो सकता है कि आगे के रास्ता भी बंद करने में सक्षम हो जाए, लेकिन इस समय पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चाओं में यदि कोई सीट है तो वो है हैदराबाद की सीट है।
और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने तो टिकट भी की मांग भी नहीं की थी, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने उनके विषय में सोचा कि ये ओबीसी के खिलाफ सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकती है, तो उनको आगे होके टिकट दिया है। और उसका परिणाम ये है कि वो वहाँ पर ओबीसी के लिए मुसीबत बनी हुई है। बिल्कुल जी, और मैं बिल्कुल एक खबर पे और नज़र डालना चाहूँगी और हम सीधे चलेंगे एडिटर जी के पास और उस खबर में तमाम जानकारी लेंगे, क्योंकि एवेन्यू कोर्ट में आज की कविता की पेशी होनी है और सीबीआई से उन्होंने रिमांड भी मांगी है और एजेंसी ने उन्हें दिल्ली शराब नीति केस में कल तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। इसको लेकर तमाम और क्या अपडेट है हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। स्पष्ट नहीं हो पाया, मैं चाहूंगा एक बार और दोहरा दीजिएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि आज आपको बता दें कि एवेन्यू कोर्ट में के कविता की पेशी होनी है और सीबीआई से रिमांड भी मांगी उन्होंने और एजेंसी ने दिल्ली शराब नीति केस में कल उन्हें तिहाड़ से गिरफ्तार किया था। इसको लेके और क्या जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। बिल्कुल निशा, इस समय जैसा कि जिस तौर के संदर्भ में आपने चर्चा की है कि पूरे देश की नजर बनी हुई है कि अब उसमें आगे और क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि नीति के मामले में लगभग पिछले 1.5 वर्षों से पूरे देश में सियासी माहौल गरमाया हुआ है, जहां गिरफ्तारियां होती जा रही हैं। बात करें हम कि दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले की बात हुई है, उससे पहले विधानसभा चुनाव के समय हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में भी कथित शराब घोटाले की बात की गई। तो ये जो शराब घोटाले की बात है पूरे देश को लेकर, पूरे देश में अलग अलग राज्यों में इसको लेकर चर्चाएं गाहे बगाहे होती रहती है। यहाँ मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में खबर पर ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि जहां मध्य प्रदेश में इस समय जो शिवपुरी के पिछोर से विधायक हैं प्रीतम लोधी, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है और उस वायरल वीडियो को लेकर के सियासत में बहुत सारी चर्चाएं हैं। जहां एक तरफ उस वीडियो को लेकर के मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन्होंने कुछ नहीं करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कानून और लोकतंत्र से ऊपर समझने लगे हैं, वो अब लोकतंत्र का माहौल उड़ाने लगे हैं, कानून की उनको परवाह नहीं है। इस तरह की उस वीडियो को लेकर के बातें सामने आई हैं। और दूसरी तरफ इसी बात को लेकर के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने जो बात कही है कि कांग्रेस खुद परिवारवाद में डूबी हुई पार्टी है, वंशवाद की पुरोधा कही जाती है। कांग्रेस यदि कोई भी राजनीतिक दल वंशवाद या परिवारवाद का उदाहरण है तो सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो कांग्रेस है। दूसरी तरफ यहाँ एक नोट बांटने को लेकर के भी बहुत सारी कई वीडियो, जैसे हम देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश का एक वीडियो आ रहा था कि जो प्रत्याशी हैं वो विधायक को वीडियो दे रहे थे। वहीं अब मध्य प्रदेश के परिदृश्य में छिंदवाड़ा में भी इस तरह की बातें होने लगी, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जो है मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री, उन्होंने कहा है कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस नोट बांटकर वोट खरीदने का प्रयास कर रही है। और उन्होंने ये बात कही कि इस बात की जो है शिकायत करेंगे, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि जगह जगह जो है कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा, कांग्रेस के समर्थकों के द्वारा शराब बांटी जा रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं, तो वहाँ मतदान को प्रभावित किया जा सकता है, मतदान के प्रतिशत को प्रभावित किया जा सकता है। इस तरह की खबरों को स्थान दिया गया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव थे, जिन्होंने तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरें, तमाम बड़ी खबरों पर नजर डाली। हमारे साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश से ज्ञानेश जी थे, जिन्होंने तमाम लखनऊ उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर बताई। तो दर्शकों, आज प्रेस वार्ता में हमने देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, बड़ी अपडेट जानी। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।